हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो इस बेसिकली इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन है, बिकॉज हमको हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर लंग्स हैं। आपको थोड़ा बहुत एक्वेटिक के बारे में पढ़ना है, और लोग एक्वेटिक का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सीधा गिल्स से जो है रेस्पायर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी हम सांस ले भी रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी ये हम लोग यहाँ पर इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो पाथवे है वो किस तरीके का है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, बट नॉट ओनली ब्रीथिंग के साथ में जो है ऑक्सीजन एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इसका मेन काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल किया जाता है आउट फ्रॉम द बॉडी। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती कैसे है, ये सारे का सारा जो सिस्टम है हम इसमें पढ़ लेंगे। सो हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड है वो है ऑक्सीजन। जो हवा की अगर बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी इनहेल करती है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ आउट कराया जाता है। वो कराते कौन है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो वो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इट अलाउज अ एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है कि ऑक्सीजन को उन्हें इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन इसकी जस्ट फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के अपोजिट हो जाएगी। मींस जो उसमें प्रोडक्ट था दे विल बिकम रिएक्टेंट हेयर एंड रिएक्टेंट बिकम प्रोडक्ट हेयर। जो ग्लूकोज था ये है ग्लूकोज, इसकी जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहाँ से आया? तो ये बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो इसके फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, बनाई जाती है बॉडी के अंदर इस मॉलिक्यूल की वजह से। तो जो ऑर्गन्स हैं जो जो आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सबसे पहले तो आ जाएगा नोजल या फिर नासल कैविटी, नॉस्ट्रल्स बेसिकली द गैप्स इन नोज, जिसके थ्रू एयर हमारी नाक में, हमारे पाइप में एंटर करती है। इट कंटेन्स स्मॉल प्रोजेक्शन सीलिया, जिसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी नाक में। उनका काम क्या है कि हमने जो एयर इनहेल की है उसके साथ में बैक्टीरिया या जो जर्म्स हैं वो हमारे ट्रैके में एंटर ना कर जाएं। एक पैसेज है फेरिंग्स, दैट इज थ्रोट, विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। इसके बाद में बाइफर्केशन आ जाता है इन द फूड पाइप एंड विंड पाइप। लैरिंग्स है, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। जो जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो लैरिंग्स जो है उस वाइब्रेशन की वजह से वॉइस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ट्रैकिया है। ट्रैकिया इज द विंड पाइप, इट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द लंग्स। ट्रैकिया के बाद में आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है, दो लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई, दो ट्यूब्स हैं। अभी डायग्राम में आपको और भी क्लियर हो जाएगा, जो अलग अलग लंग्स में जाती है। इसके अलावा ब्रोंकाई आगे जाके और डिवाइड होती है, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद में सबसे लास्ट का जो ऑर्गन है दैट इज नोन एज एल्वियोले। एल्वियोले टाइनी एयर सैक होते हैं जहाँ पर कि एक्सचेंज होता है गैस का। ऑक्सीजन एंटर करती है हमारे ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से हटा दी जाती है। फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन का यूज़ सर्कुलेटरी सिस्टम में किया जाता है। वो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्वियोलाई जो है वो गैसियस एक्सचेंज करता है। एल्वियोलाई और विली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में था और एल्वियोलाई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, दोनों के दोनों ही सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर
ऑक्सीजन गैस। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन हमारी लंग्स में प्रोड्यूस होती है, लंग्स में हमारी लंग्स ने इसको डिफ्यूजन किया हम, तो ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक कैसे पहुंच जाती है? दिस, तो ये पहुंच जाती है थ्रू RBC। व्हाट इज RBC? दिस इज रेड ब्लड सेल। अब क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल ही क्यों, यही क्यों ऑक्सीजन को कैरी करती है, इनमें ऐसा स्पेशल क्या है? तो सब इनमें है रेड ब्लड सेल अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करता हूँ, दे हैव द वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर देता है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की, उसको उसमें हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूरी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। अब एल्वियोलाई का जो एरिया है वो है अराउंड 80 मीटर स्क्वायर का। तो अगर उस एल्वियोलाई हमारी बॉडी में नहीं होता तो हमारा लंग्स से लेके पैर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में 3 साल का समय लग जाता। सो अच्छा है हमारी बॉडी के अंदर एल्वियोलाई है। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो लंग्स के नीचे का पार्ट है, जो कि हेल्प करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। जब डायफ्राम नीचे जाता है तो इसका मतलब कि एयर इनहेल की गई। आप जब एयर इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे जाएगा, लंग्स एक्सपेंड करते हैं। और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि एयर जो है एक्सेल की गई है। तो जब इनहेल करेंगे तो दे विल एक्सपेंड और एयर जो है, डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जाएगा। डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एयर एक्सेल की गई है। फंक्शन क्या है डायफ्राम के? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। गैसेस एक्सचेंज उसके थ्रू हो पाएगा। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, जस्ट अपोजिट इनकी डायरेक्शंस हैं। और जब एक्सहेलेशन किया जाता है तो डायफ्राम रिलैक्स होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एयर जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी से रिलीज आउट की जाती है, इट इज़ एक्सपेल्ड। अब ये आपको डायग्राम दे रखा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। देखिए ये है नसल कैविटी, और जो नसल कैविटी है इसके अंदर होते हैं सीलिया। सीलिया आर द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस जो कि नाक में पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे है फेरिंक्स, और फेरिंक्स से जस्ट नीचे है लैरिंक्स। फेरिंक्स इज द थ्रोट एंड दिस लैरिंक्स कनेक्ट्स lungs or trachea with the larynx या pharynx। इसके अलावा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए ये जो आपको चीज़ दिख रही है इसके चारों तरफ ट्रैकिया के, दीज आर नोन एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? ये दिए क्यों गए हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का यूज़ जो है वो ये है कि ये हवा जो इनहेल की जाएगी उसके प्रेशर से बर्स्ट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। आप टायर में हवा भरते जाएंगे तो उसकी वजह से अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और एक टाइम अगर वो बहुत ज़्यादा हवा भर गई है तो टायर फट जाएगा। तो यही इस ट्रैकिया के अंदर उस प्रेशर की वजह से ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, ये इसकी वजह लिए इसके चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इसके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद में यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ बाइफरकेट हो गई दो पार्ट्स में, जिनको हम बोलेंगे, यहाँ पे बाइफरकेट हो गई ब्रोंकाई में। दिस इज लेफ्ट ब्रोंकाई, सॉरी दिस इज एंड दिस इज लेफ्ट ब्रोंकाई। देखिए ये जो जा रहा है ये ब्रोंकाई है, और ये फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दीज आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की लास्ट का जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है दीज आर नोन एज एल्वियोले। और एल्वियोले का काम क्या है कि हमारी बॉडी को हमारे लंग्स को एरिया प्रोवाइड कराएगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो
इनहेल कर सके, हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन कर सके। इसके अलावा ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज नोन एज डायफ्राम। ये जो लंग्स के नीचे जो दिया हुआ है, ये दिस इज डायफ्राम। इसी का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको। इसके अलावा अब बात कर लेते कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाएगा पायरुवेट में, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें फॉर्म होंगी, कौन से और ऑर्गेनली के अंदर ये सारी की सारी रिएक्शन होगी। देखिए, अगर मैं पहले की बात करता हूँ इसकी, दिस प्रोसेस नोन एज glycolysis. This process is common in both aerobic as well as anaerobic. Now व्हाट इज एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन? देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन की टेक्निक है जिसमें कि हम लोगों को ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिलती है। तो इन दैट केस एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में? एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। सबसे पहले तो ग्लूकोज डिवाइड किया जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। और ये वाली जो रिएक्शन होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में, और दिस रिएक्शन इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये पायरुवेट किस में ब्रेक डाउन होता है, ये डिपेंड करेगा कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो एरोबिक है या एनारोबिक। अगर ये पायरुवेट यीस्ट के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंट होता है, फर्मेंटेशन होता है इसका, तो इसका बाई प्रोडक्ट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी होगा। इसके एनर्जी में अराउंड 2 ATP के मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये मसल सेल्स में होगा तो इस तब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, उस केस में लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा प्लस एनर्जी फॉर्म होगी। एनर्जी एनारोबिक में बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप कह सकते हो कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो केवल साइटोप्लाज्म में होता है। पहला जो प्रोसेस है वो तो होता ही है साइटोप्लाज्म में, बाकी के दोनों प्रोसेस, ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब इनमें से भी कोई एक प्रोसेस हो पाएगा, लेकिन एरोबिक के केस में ये पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और ये रिएक्शन होगी उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज। लास्ट ईयर कंपार्टमेंट में आया था ये वाला फ्लो चार्ट। तो एनर्जी जो फॉर्म होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, इसमें फिर कर रहा हूँ कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज when the glucose react with the oxygen we inhaled, it forms carbon dioxide, water and energy in the form of ATP. So that's why it is known as exothermic reaction. इसके बाद में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और पायरुविक एसिड जो है, पहले ग्लूकोज पायरुविक में कन्वर्ट हुआ है, दिस इज अ कॉमन स्टेप। पायरुविक एसिड अब कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। एनर्जी जो रिलीज होती है इसमें, इट इज अराउंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स। सो 38। और जो साइकिल जिसमें कन्वर्जन होता है, एनर्जी फॉर्म होती है, ये जो रेस्पिरेशन की साइकिल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। दिस इज द नेम ऑफ द साइकिल। वेरस अनारोबिक में वो पायरुविक किस में कन्वर्ट हुआ है? या तो इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल यानी कि यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, उस टाइम में जो है इथाइल अल्कोहल में बात होगी। या फिर मसल सेल्स में अगर हो रहा है तो लैक्टिक एसिड भी फॉर्म हो सकता है। अब इथाइल अल्कोहल यूजुअली in case is formed in case of anaerobic respiration in microbes like yeast or bacteria. लैक्टिक एसिड कब होता है?
माइक्रोब्स के केस में भी होता है एज वेल एज इन द मसल सेल्स। अब मसल सेल में जो हो रहा है, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देयर इज अ पेन इन लेग मसल वाइल रनिंग। तो वो इसका सिंपल आंसर जो है वो ये है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल्स। सो इसकी वजह से होता क्या है कि अनारोबिकली रिस्पायर करती है बॉडी, और उस केस में लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देती है, तो उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही दर्द होता है। तो डिपॉजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज पेन इन द लेग मसल, द पेन सबसाइड्स आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।